हेलो नमस्ते। मैं हूं मनीषा। वेलकम टू आर एस ओनली। और जो टॉपिक दिख रहा है ना, वो मैं वर्ड बाय वर्ड, मिनट बाय मिनट, आर बार आर आपको नहीं बताऊंगी। ठीक है? क्यों? क्योंकि सबका एक वो होता है ना कि मतलब दिनचर्या अलग अलग है। कुछ लोगों को रात को पढ़ना पसंद है, जैसे मैं रात को ज्यादा पढ़ना पसंद करती थी, शांति होती थी। कुछ लोगों को दिन में पढ़ना पसंद है। कुछ लोग सुबह जल्दी उठते हैं, है ना? तो उनका सुबह का जो 2-3 घंटे का टाइम होता है, उसमें उनका बेस्ट अटेंशन होता है। मैं आपको बताऊंगी कि किस सब्जेक्ट को आप कितने घंटे दो रोज, अराउंड आपको किस टॉपिक को कितनी देर तक आपको अटेंशन देना है। मंथ वाइज मैं आपको डिस्ट्रीब्यूट करके, डिवाइड करके दूंगी टाइम को। अगर आपका एग्जाम आज से 6 महीने बाद है, तो 6 महीने का ये टाइम पीरियड आप कैसे यूटिलाइज कर सकते हो। और मैं सिलेबस के ऊपर स्टिक करूंगी। ठीक है? सिलेबस के बाहर के क्वेश्चंस भी आते हैं, और ज्यादातर वो क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने के लिए नहीं होते हैं। ठीक है? जैसे 2024 का जो फरवरी का प्री एग्जाम हुआ था, उसमें एक क्वेश्चन था कि 2004 के लोकसभा इलेक्शंस में कांग्रेस की कितनी सीटें आई, भारतीय जनता पार्टी की कितनी सीटें आई, और कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सिस्ट की कितनी सीटें आई। कितना भी पढ़ लो, कहीं से भी पढ़ लो, ये याद नहीं रहेगा। ठीक है? और ये सिलेबस के बाहर का होता है, पर सिलेबस को छू के जाता है कि इलेक्शंस और पॉलिटिकल पार्टीज और, है ना, करंट अफेयर्स, ये टॉपिक होते हैं। और ये टॉपिक क्यों आया? क्योंकि 2004 में ऑब्वियसली बात है, कोalition गवर्नमेंट थी। ठीक है? डॉक्टर मनमोहन सिंह की दोनों गवर्नमेंट्स कोalition गवर्नमेंट थी। प्राइम मिनिस्टर मोदी की फर्स्ट गवर्नमेंट जो थी 2014 वाली, वो प्योर मेजोरिटी गवर्नमेंट थी, है ना? और जो सेकंड गवर्नमेंट थी 2019 वाली, वो भी प्योर मेजोरिटी गवर्नमेंट थी। लेकिन 2024 में चांसेस थे कि उनके प्योर मेजोरिटी गवर्नमेंट नहीं बनेगी। इसीलिए तो फरवरी के एग्जाम में आ गया ना वो क्वेश्चन, कोalition वाला। राइट? मीडिया पे नहीं जा रहे हैं मैं, जो अपने रेगुलर बात होती है ना, उसी पे बता रही हूँ। तो इसलिए कोalition गवर्नमेंट के बेसिस पे उन्होंने क्वेश्चन पूछ लिया, और क्वेश्चन इतना हार्डकोर करंट अफेयर्स का क्वेश्चन था, इतना हार्डकोर फैक्ट का क्वेश्चन था कि कोई अटेम्प्ट नहीं कर सकता। तुक्का मार के करेक्ट कर दिया तो बात अलग है, लेकिन तुक्के नहीं मारने हैं। ठीक है? तो एब्सोल्युटली सिलेबस के ऊपर रहकर अपन टाइम को, वीक्स को कैसे डिवाइड कर सकते हैं, अपन आज देखने की कोशिश करते हैं। अम, ये आपके हर सब्जेक्ट के साथ बात लागू नहीं होगी। ठीक है? डिपेंड करता है आप कौन से सब्जेक्ट की ग्रास्पिंग पावर आपकी कैसी है। अगर आपको लगता है कि मुझे हिस्ट्री पढ़ता हूं मैं या पढ़ती हूँ, मुझे हिस्ट्री अच्छे से याद हो जाती है, मेरा ज्योग्राफी का फ्रेमवर्क ज्यादा अच्छा है, मुझे इकोनॉमी नेचुरली अच्छे से आती है, मुझे बेसिक डेफिनेशन की जरूरत नहीं है ना? या फिर पॉलिटी हो गया, मैं पॉलिटिकल साइंस की स्टूडेंट रही हुई हूँ अपने कॉलेज में, मुझे समझ में आता है, मुझे पॉलिटी के इतना ज्यादा मुझे रटने की जरूरत नहीं है चीजों को। सोशियोलॉजी, मैं तो इसी की मेजर करी हुई स्टूडेंट हूँ, मुझे नहीं जरूरत है। तो आप इन घंटों को, इस टाइम को अपने हिसाब से, जो आपका स्ट्रॉन्ग एरिया है उसको थोड़ा सा डाउन करके, दूसरे जो आपके वीक एरियाज हैं उनमें उस टाइम को इन्वेस्ट कर सकते हो। मैं आपको एक ब्रेक बता रही हूँ कि कौन से सब्जेक्ट को कौन से तरीके से कितनी देर तक आपको पढ़ना है, कितना ज्यादा आपको पढ़ना है। ठीक है? मैं लेकर चल रही हूँ 6 मंथ्स। अगर आप टेबल बनाना चाहें तो आप टेबल बना सकते हो। अगर आपको लगता है कि जो सब्जेक्ट मेरा काम का है मैं उसी के ऊपर फोकस करूं, तो आप वो भी कर सकते हो। ठीक है? आपके सिलेबस, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने सिलेबस का लिंक दिया है। मैं एग्जैक्टली उसी सिलेबस को फॉलो कर रही हूँ। राजस्थान की आरपीएससी की वेबसाइट जो है, वहीं से मैंने वो सिलेबस लिया है। ठीक है? और इसमें मैं प्री और मेंस दोनों कवर करूंगी। मेंस प्री एग्जाम के कुछ ही महीनों के बाद होता है, ज्यादा से ज्यादा 4 महीने, उतना टाइम भी नहीं मिलेगा। ठीक है? क्योंकि कैलेंडर रिलीज करने लग गई है राजस्थान सरकार, तो अब वो टाइम नहीं मिलेगा जो पहले मिलता था, है ना? स्पेशली कोविड के बाद में थोड़ा स्ट्रिक्टनेस ज्यादा हुई है। तो सबसे पहला है आपका राजस्थान का। यहां पर आपका राजस्थान की आर्ट, कल्चर, हिस्ट्री, लिटरेचर, ये सब कुछ कवर हो रहा है। ठीक है? इसको मेरे हिसाब से, अगर आप राजस्थान के स्टूडेंट नहीं है, आरबीएससी के स्टूडेंट नहीं है, एनसीईआरटी पढ़े हुए हैं, इंग्लिश मीडियम है या फिर एनसीईआरटी के स्टूडेंट है, हिंदी मीडियम भी है, अगर एनसीईआरटी के स्टूडेंट हैं, तो आपने राजस्थान को उतना फोकस से नहीं पढ़ा है जितना फोकस से ये एग्जाम डिमांड कर रहा है। तो आपको जरूरत पड़ेगी अराउंड 200 आवर्स की, इसको पढ़ने के लिए, इसके ऊपर नोट्स बनाने के लिए। 200, मैक्सिमम 240 आवर्स। इससे ज्यादा अगर दोगे तो फिर दूसरे सब्जेक्ट में से टाइम कटने लग जाएगा। ठीक है? ये आपको मिलेगा, मेरी बुक लिस्ट है, आप बुक लिस्ट को रेफर करो। जो आपको एक बुक पसंद आती है वो एक बुक खरीदो, और ये आपको वहां से मिल जाएगा। ठीक है? नहीं इन्वेस्ट करना है बुक में, टोटली ओके, कोई बात नहीं, नहीं इन्वेस्ट करना है बुक में। जो कोचिंग के रीडिंग मटेरियल आपके पास अवेलेबल होंगे, जो आपको टीचर्स पढ़ाएंगे, वो भी इनफ है। एटलीस्ट आपका सिलेबस का बल्क कवर करने के लिए वो इनफ है। ठीक है? ओके। उसके बाद में है, अब ये आपको कैसे डिवाइड करना है। ऐसा नहीं कि भाई रोज 8 से 10 घंटे बस इसी सब्जेक्ट को दे रहे हो, बोरिंग हो जाएगा, है ना? हिस्ट्री से चिढ़ होने लग जाएगी, याद नहीं होगा, और नोट्स भी आपके फिर बहुत हैफेजार्ड वे में बनेंगे, जो कि अच्छे नहीं होंगे, रिवाइज नहीं कर पाओगे उन नोट्स में से। तो इसको कैसे डिवाइड करो? इसको वीक वाइज डिवाइड करो।
जो आपके लिस्ट के टॉपिक्स हैं, ठीक है, जैसे इसमें फोक डांसेस हैं, इसमें आपका फोक म्यूजिक है, ठीक है, डायलेक्ट्स राजस्थान की लैंग्वेजेस, ठीक है ना, वो वहीं पे हैं, ओके। इसके साथ ही यहां पर आपका डेमोग्राफी भी है, क्योंकि अपन हिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो यहीं पर अपनी डायनेस्टीज और किंगडम्स आ जाएंगे, डायनेस्टीज, किंगडम्स आ जाएंगे, किंगडम्स आएंगे तो किंग्स आएंगे, किंग्स आएंगे तो उनके फोर्ट्स आएंगे, फोर्ट्स एंड पैलेसेस आएंगे, ठीक है ना, और फोर्ट्स एंड पैलेसेस होंगे तो बैटल्स भी आएंगे, जो उन्होंने जंगें लड़ी हैं, राइट, तो वो भी साथ में आएंगे। ये सब कुछ एक साथ पिक करो और टॉपिक वाइज उसको कवर करते जाओ, ठीक है, नोट्स बनाओ, जैसे अपन ने कौन सी बताऊं, मेवाड़ डायनेस्टी ले लेते हैं अपन, ठीक है ना, ये आपकी डायनेस्टी है, आप इसको पढ़ रहे हो, यहां से स्टार्ट करते हैं, ठीक है, इस डायनेस्टी को इस्टेब्लिश कौन से किंग ने करी थी, वहां से पढ़ना स्टार्ट करोगे, उसके बाद में पढ़ोगे कि इनका कैपिटल कौन सी है, उदयपुर है, ठीक है, इनकी क्या कहते हैं, लोक देवता कौन से वालों को मानते हैं, ठीक है, उसके बाद अच्छा हाँ, यहाँ पर लोक देवता भी हैं आपके, है ना, इसके ऊपर तो क्वेश्चन भी आया हुआ है, डायरेक्ट क्वेश्चन है, पिछले साल का ही क्वेश्चन है, गुड। तो मेवाड़ डायनेस्टी उठा ली, एक डायनेस्टी उठा लेनी है, उस डायनेस्टी के बारे में सब कुछ एक साथ पढ़ना है, वहां पे कैसी पोशाकें पहनी जाती हैं, कैसी ज्वेलरी पहनी जाती है, वहां का कास्ट डेमोग्राफी कैसा है, ज्यादातर किस कास्ट के लोग कहाँ रहते हैं, ठीक है, और इसको पढ़ो मैप में प्लेस करके, ठीक है ना, इनके जो जो फोर्ट्स हैं, जैसे चित्तौड़ फोर्ट हो गया, कुंभलगढ़ फोर्ट हो गया, उदयपुर फोर्ट हो गया, सज्जनगढ़ फोर्ट हो गया, ये सारे के सारे मेवाड़ डायनेस्टी के अंडर आते हैं, ठीक है, ये सारे फोर्ट्स और इनके एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट फीचर्स, जैसे मीरा मंदिर कहाँ है आपका, चित्तौड़गढ़ फोर्ट में है, ठीक है, विजय स्तंभ कहाँ है, चित्तौड़गढ़ फोर्ट में है, किसने बनाया था, महाराणा कुंभा ने बनाया था, ठीक है, ये पॉइंट्स एक साथ पढ़ते जाओ और मेवाड़ डायनेस्टी को एक बार में फिनिश करो, और वो मेवाड़ डायनेस्टी में ये सारे टॉपिक्स एक साथ हो जाने चाहिए, ठीक है, कुंभलगढ़ फोर्ट में कौन कौन से बैटल्स लड़े गए, कौन जीता, ऑब्वियसली कुंभलगढ़ फोर्ट ही जीता, दैट इज मतलब वो इकलौता ऐसा फोर्ट है जिसको कभी किसी ने नहीं जीता, ठीक है, तो अगर कोई कुंभलगढ़ फोर्ट के अंदर कोई किंग बैठा है तो फिर वही जीत है, ठीक है, तो खैर ये तो एक्सट्रीमली डिफरेंट पॉइंट हो गया, बट समझ में आया, तो एक एक डायनेस्टीज पिक करो, जैसे भरतपुर वाली डायनेस्टी है, जैसे जयपुर वाली डायनेस्टी है, ये मेन डायनेस्टीज हैं, जैसलमेर वाली डायनेस्टी है, ये आपकी मेन डायनेस्टीज हैं, इनको पिक करो और इनको एक साथ एक टॉपिक में ओवर करते जाओ, ठीक है। अब कुछ ऐसी डायनेस्टीज हैं जिनके लोक देवता खुद एक्सक्लूसिवली एग्जिस्ट नहीं करते और कम्युनिटीज के बेसिस पे लोक देवता एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है, जैसे तेजाजी महाराज हैं, रामदेव जी महाराज हैं, गुगा जी महाराज हैं, ये कौन सी कम्युनिटीज के लिए हैं, उनको अब अलग से कर लो, क्योंकि वो यहाँ पर कवर नहीं होंगे डायनेस्टीज में, है ना, लोक देवता कैसे पढ़ने हैं, अब ये आपको घंटे अपने खुद के हिसाब से डिवाइड करने हैं, अगर आप वर्किंग प्रोफेशनल हैं तो आपके पास में बहुत टाइम स्लॉट्स बहुत अलग अलग टाइप के फ्री होंगे, अगर आप होम मेकर हैं, घर पे हैं, अगर आप एक्सक्लूसिवली स्टूडेंट नहीं है, घर पे रह के पढ़ाई कर रहे हैं, ड्रॉप आउट स्टूडेंट हैं, तो आपके टाइम अलग रहेंगे, लेकिन आपको टोटल घंटे ऐसे देने हैं और आपको टॉपिक वाइज ब्रेक करना है। राजस्थान हिस्ट्री को बेस्ट पढ़ने का तरीका यही है कि आप डायनेस्टीज में टाइम स्लॉट्स डिवाइड कर लो, ठीक है, अब इसमें ये चिंता करने की जरूरत नहीं है कि मैंने कौन सा साल मिस कर दिया होगा, ये आपकी सारी मिडिवल और मॉडर्न हिस्ट्री को कवर कर जाएंगे। राजस्थान की मेन डायनेस्टीज की लिस्ट आएगी, उन मेन डायनेस्टीज को एक एक डायनेस्टी को पिक करो और राजस्थान की हिस्ट्री कवर कर लो, ठीक है, जो टॉपिक उस डायनेस्टी में एग्जिस्ट नहीं करता है, जैसे मान लेते हैं डायलेक्ट्स वाला है, वैसे करता है बट मान लेते हैं कि डायलेक्ट्स वाला टॉपिक है जो मुझे डायनेस्टीज को पढ़ने के दौरान कवर नहीं हो रहा है, तो उसके लिए अब एक्स्ट्रा घंटे आप किसी फ्री दिन में निकाल सकते हैं, है ना, कोई एक वीक में आपको फ्री दूंगी, वो एक वीक आप इस एक्स्ट्रा टॉपिक के साथ में स्पेंड कर सकते हैं, समझ में आया, राइट। राजस्थान हिस्ट्री को पढ़ने का यही तरीका है और इंडियन हिस्ट्री को पढ़ने का दूसरा तरीका है। इंडियन हिस्ट्री कैसे पढ़ाई जाती है, टाइम स्लॉट्स के अकॉर्डिंग, क्यों, क्योंकि वहां पर सीक्वेंस चलती है, फॉर्चुनेटली अनफॉर्चुनेटली बहुत ही ज्यादा नॉर्थ इंडिया सेंट्रिक अपनी इंडियन हिस्ट्री लिखी हुई है, तो उसको पढ़ने का तरीका भी वैसा ही है, जैसे एंशिएंट हिस्ट्री अगर आप स्टार्ट करेंगे, अगर एंशिएंट हिस्ट्री अपन पढ़ना स्टार्ट करते हैं तो एंशिएंट हिस्ट्री को अपन कहां से स्टार्ट करते हैं, आरएस के एग्जाम के लिए एंशिएंट हिस्ट्री अपन स्टार्ट करते हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन से। इंडस वैली सिविलाइजेशन का खात्मा हुआ और उसके बाद में क्या हुआ, आर्यन माइग्रेशन थ्योरी आती है, इसको आर्यन इन्वेजन थ्योरी भी बोलते थे पहले, ठीक है ना, आर्यन माइग्रेशन थ्योरी आती है। आर्यन माइग्रेशन थ्योरी जब डिक्लाइन पे है, या सॉरी आर्यन जब डिक्लाइन पे हैं, तो पहले तो क्या था,
वैदिक एरा था, उसके बाद में क्या है, पोस्ट वैदिक एरा है। तो यहाँ पर इसके डिक्लाइन के बाद में आपको पढ़ना है पोस्ट वैदिक एरा, इसकी यही सीक्वेंस है, इसको आपको ऐसे ही पढ़ना है। पोस्ट वैदिक के बाद में क्या आएगा, 10 महाजनपद आएंगे, 10 महाजनपदास। महाभारत का टाइम इसी को मानते हैं, एटलीस्ट अपनी बुक्स जो हैं वो तो इसी को कहती हैं, राइट। इसके बाद में अब आपको पढ़ना है एंशिएंट हिस्ट्री का एंड आने लग जाएगा, ठीक है। तो यहां पर बहुत सारी डायनेस्टीज एक साथ आएंगी, गुप्ता एरा आएगा यहीं पर आएगा, साका एरा आएगा यहीं पर आएगा, आपका मौर्यन डायनेस्टी आएगी यहीं पर आएगी, और उन डायनेस्टीज का एक फ्लो चार्ट बना के अपन ये पांच डायनेस्टीज है मेजर, ये एक साथ पढ़ लेनी है। साउथ की कुछ डायनेस्टीज, गुर्जर प्रतिहारास भी यहीं पर आएंगे, पालास भी यहीं पर आएंगे, ठीक है। साउथ की कुछ डायनेस्टीज हैं चोलास, चेरास और पांड्यास, ठीक है। वो इनके जस्ट नेक्स्ट आप पढ़ेंगे, चोलास, चेरास एंड पांड्यास। ये स्पेशली चोलास जो हैं वो मॉडर्न हिस्ट्री तक आते हैं, बट वो अपना फोकस नहीं है, ठीक है। ये पढ़ने कैसे हैं, ये आ गए। सबसे पहले अपन निकालेंगे इंडिया का मैप। मैं मैप्स पे जोर इसलिए दे रही हूं ताकि आप मैप्स के थ्रू इनकी एक फोटो माइंड में बना सकें और आपको पोजीशंस और इनकी जो मेन हाइलाइट्स हैं वो याद हो सकें, ठीक है। इंडस वैली की जितनी भी साइट्स हैं जो एक्सकेवेट हो रही हैं, जो करंट अफेयर्स में है और जो एक्सकेवेट हो चुकी हैं हिस्टोरिकली भी, यहां पर अपन को एक साथ मैप पे ड्रॉ करना है और पढ़ डालना है एक साथ, ठीक है। आर्यन माइग्रेशन थ्योरी, एशिया और यूरोप से, सेंट्रल एशिया से कुछ लोग आए और यहाँ पर आकर बस गए, माइग्रेशन थ्योरी है। पहले इन्वेजन था तो अपन ये मानते थे कि वो आए, यहाँ पर दंगा फसाद किया और जो यहाँ के लोग थे उनको साउथ में पुश कर दिया और खुद यहाँ पर आके बस गए। लेकिन अब उस थ्योरी को डिबंक कर दिया गया है, बोलते हैं कि आर्यन तो माइग्रेट करे थे, ठीक है। तो वो यहाँ आए, यहाँ के बस गए और यहाँ पर ऑलरेडी उनको स्पेस मिल गया बिकॉज इंडस वैली सिविलाइजेशन ऑलरेडी डिक्लाइन हो चुकी है, ठीक है। ये एक साथ पढ़ने हैं। इंडस वैली सिविलाइजेशन के कुछ ऐसे हाइलाइट्स हैं जिनको कैरेक्टरिस्टिक्स बोलते हैं, और यूपीएससी तो एटलीस्ट इंडस वैली को बहुत ज्यादा प्रेम से देखते हैं, ठीक है। तो यूपीएससी में जरूरी क्वेश्चन आता है। आरपीएससी क्योंकि इतना फ्रीक्वेंटली यूज नहीं करता है इस टॉपिक को, तो हम इसको छोड़ नहीं सकते ये सोच के कि ये तो पूछते ही नहीं है, पूछेंगे, ठीक है। तो इंडस वैली को एक्सकेवेट करते टाइम क्या क्या मिला है ना, किस टाइप के पॉट्स एंड पॉटरी मिले, किस टाइप के एक वो ब्रॉन्ज डांसिंग गर्ल है वो यूं करके खड़ी है, ठीक है। तो ये सब आपके जो एक्सकेवेट करके जो मिलता है ना, आर्कियोलॉजिस्ट को जो सामान मिलता है ना, उससे क्या पता चलता है, वो क्या उसकी थ्योरी निकालते हैं, ये मेंस की पर्सपेक्टिव से है, अपने पढ़ना जरूरी है, साथ में पढ़ना है, ठीक है। फिर है आपका वैदिक एरा, वैदिक एरा और पोस्ट वैदिक एरा। कौन कौन सी बुक्स लिखी गई थी, अपने चारों वेद लिखे गए यहीं पर हैं, गुड। उपनिषद भी यहीं पर लिखे जाएंगे, है ना, अरण्यक उपनिषद वगैरह हैं, सारे जितने भी उपनिषद हैं अपने वो सारे यहीं पर हैं। किसने लिखवाए थे, एक लिस्ट प्रोवाइड हो जाएगी आपको, वो लिस्ट यहाँ पर पढ़ डालनी है एक साथ, ठीक है। आर्यन माइग्रेशन थ्योरी आपको मैप में जरूरी है, और इंडस वैली सिविलाइजेशन भी आपको मैप से ही पढ़नी है, एटलीस्ट आपको पोजीशंस पता हो जाएंगी। पोजीशन के ऊपर क्वेश्चन आता है, ये तक क्वेश्चन आया गया है कि अमंग द फॉलोइंग ऑप्शंस विच वन इज करेक्टली मैच्ड, और धोलावीरा कहाँ पर है उसका लिख देंगे, लोथल कहाँ पर है उसका जैसे गुजरात लिख दिया, और राखीगढ़ी कहाँ पर है हरियाणा लिख दिया, और इस तरह से आपको 4 ऑप्शन दे देंगे और कोई सा एक होगा जो गलत तरीके से मैच होगा, ठीक है ना, वो आपको सही आंसर देना है। तो मैप से ही आएगा ना, ऐसे थोड़ी आ जाएगा हवा में, गुड, ठीक है। और ये क्वेश्चन आया हुआ है, मैं क्वेश्चन आया हुआ है इसीलिए बता रही हूँ, राइट, ओके। पोस्ट वैदिक हो गया। 10 महाजनपद भी आपको मैप से पढ़ने हैं, महाजनपद कहाँ कहाँ थे, उनकी क्या क्या कैपिटल थी, कौन कौन किंग्स थे, वो सब यहाँ पर है। इसमें स्पेशली महाजनपदाज में आपको पढ़ना है उनका एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम, ठीक है। इतना एक्सप्लेन करूंगी मैं, ये आपको पता है ऑलरेडी, उनका एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम, उनका जो फाइनेंशियल सिस्टम था, उनका जो फैमिली सिस्टम था, ये सब आपको देखने हैं। यहाँ के जो बड़े बैटल्स हैं वो हिस्ट्री में मेंशन नहीं है, तो उनको अपन को नहीं पढ़ना। किंग्स हिस्ट्री में मेंशन नहीं है तो हमें नहीं पढ़ना, ठीक है ना। कोई एक आधा नाम है और वो तो वैसे ही याद हो जाने वाली बात है, ठीक है। ये 5 डायनेस्टीज आपको याद करनी है। मौर्यन एम्पायर हो गया, और आपका पालाज हो गए, पालाज ऑफ बंगाल, मौर्यन एम्पायर ऑफ बिहार, ठीक है। पाटलिपुत्र बोलते हैं, वैसे बिहार नहीं बोलना चाहिए, उसके लिए पाटलिपुत्र बोला जाता है। उनके मेजर बैटल्स, जैसे अशोका का एक मेजर बैटल कौन सा है, कलिंगा। अशोका अगर आप पढ़ रहे हैं तो अशोकन पिलर्स भी पढ़ने हैं, अशोकन एडिक्ट्स भी पढ़ने हैं, ठीक है। उस टाइम क्या रिलीजन फॉलो किया जाता था, कौन सा किंग कन्वर्ट कर गया था, ठीक है। उस टाइम सोसाइटी कैसी थी, ये सब आपको पढ़ना है मेंस के पर्सपेक्टिव से। ये आपको कवर करने हैं 100 से 150 घंटे में। इंडियन हिस्ट्री एंशिएंट और इंडियन हिस्ट्री मिडिवल जो है, मुझे लगता है आज मेरी मिडिवल की स्पेलिंग सही होगी, ठीक है। इंडियन हिस्ट्री मिडिवल जो है आपको 70 से 100 घंटे लगाने हैं। इंडियन हिस्ट्री मिडिवल इजी है, क्यों, क्योंकि इंडियन हिस्ट्री मिडिवल अगेन आपको सीक्वेंस से पढ़नी है। सीक्वेंस कैसे आएगी इंडियन हिस्ट्री की मिडिवल की, चलो
सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए दिल्ली सल्तनत। दिल्ली सल्तनत को एस्टेब्लिश किसने किया था? कुतुबुद्दीन ऐबक। वो कौन थे? मामलुक थे। कहां से आए थे? आपको पढ़ना है, ये स्टार्टिंग पॉइंट आपको पढ़नी है। सबसे पहले मामलुक डायनेस्टी आई थी, जिनको इंग्लिश में स्लेव डायनेस्टी बोला जाता है। मामलुक किसको कहते हैं? मामलुक कहते हैं स्लेव्स को, है ना। स्लेव डायनेस्टी आई थी, किसने एस्टेब्लिश की थी? और इस डायनेस्टी का सबसे इंपॉर्टेंट किंग कौन सा था? जैसे इल्तुतमिश हो गया, इसकी डॉटर थी इल्तुतमिश की, उसने अपनी डॉटर को बनाया था किंग, ठीक है ना। रजियत उद्दीन सुल्ताना, जिसको रजिया सुल्तान बोलते हैं, ठीक है। और क्योंकि ये स्लेव डायनेस्टी थी तो स्लेव्स को बनना चाहिए था, और ऊपर से वो एक महिला थी, तो फिर उलेमाओं को ये चीज पसंद नहीं आई, तो उनको ओवरथ्रो कर दिया गया। शी वॉज वन ऑफ द फियर्सेस्ट किंग्स ऑफ हर टाइम, ठीक है। और उसको किंग ही बोलते हैं, क्वीन नहीं बोलते। ये भी हिस्ट्री का एक पॉइंट है। तो आपको मामलुक डायनेस्टी पढ़नी है, बहुत भयंकर डिटेल में नहीं पढ़नी है, लेकिन इनका एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम, इनका फाइनेंशियल सिस्टम, और मोस्ट इंपॉर्टेंटली इनका मिलिट्री सिस्टम आपको पढ़ना है, ठीक है ना। कहीं पे कोई बैटल हुआ तो वॉर बूटीज होती हैं, जीतते हैं कुछ, है ना, खजाना वगैरह हो गया, और स्लेव्स रखते थे ये लोग, तो जीतते हैं, उसको कैसे डिवाइड किया जाता है, किंग को कितना मिलता है, सोल्जर्स को कितना मिलता है, और एम्पायर के लिए, सॉरी, किंगडम के लिए कितना सेव कर लिया जाता है। ये आपको सिस्टम पता होना चाहिए, ये आपको पढ़ना है। कोई करेंसी नहीं, कोई नई करेंसी इन्होंने बताई है, ठीक है। जैसे जित्तल और टंका वगैरह आते थे, ठीक है। कौन से धातु से बनते हैं, कौन से मेटल से बनते हैं, और उनकी क्या वैल्यू होती है, ये आपको यही पढ़ना है। मामलुक से लेकर आपको पूरा लोधी डायनेस्टी तक इसको ओवर करना है। मैं हिस्ट्री की टीचर नहीं हूं, बट इतना तो फिर भी मुझे पता है, ठीक है। लोधी डायनेस्टी तक, इब्राहिम लोधी, आई थिंक सिकंदर लोधी या इब्राहिम लोधी के ऊपर ये चीज खत्म हो जाती है। इसको हराया था बाबर ने, और बाबर ने क्या इस्टेब्लिश किया? आपको जो कोचिंग के नोट्स मिलेंगे मोर देन इनफ है इसको पढ़ने के लिए, लेकिन वो नोट्स आपको लेकिन एग्जॉस्टिवली पढ़ने हैं, और उनके नोट्स बनाने हैं, नोट्स के नोट्स बनाने हैं, क्योंकि कोचिंग जो दे रहा है एक स्टडी मटेरियल दे रहा है, शॉर्ट में किताब लिखी हुई है, बहुत पतली सी बुक है, लेकिन शॉर्ट में है, उसको और शॉर्ट में आपको खुद अपने नोट्स बनाने हैं, और प्रैक्टिस के लिए राइटिंग प्रैक्टिस चलती रहनी चाहिए साथ में। अभी से स्टार्ट करनी है राइटिंग प्रैक्टिस, ठीक है ना। एग्जाम से 2 महीने पहले राइटिंग प्रैक्टिस नहीं होती है वो, है ना। इट्स लाइक यू आर स्टार्टिंग हाउ टू राइट, स्टार्ट ही करोगे तो फिर एग्जाम नहीं होगा, ठीक है। एनीवे, तो मुगल डायनेस्टी आ गई, बाबर से लेकर औरंगजेब तक आपको पढ़ना है। यहां पर आपको बैटल्स भी पढ़ने हैं। इन्होंने जैसे लोधी हैं, तो लोधी के लोधी गार्डन्स हैं दिल्ली में, इब्राहिम लोधी का शौक था लोधी गार्डन्स, ठीक है, वो आपको पढ़ना है। आई एम सॉरी, मैं एक पॉइंट भूल गई। मामलुक डायनेस्टी जब इस्टेब्लिश होती है, तो उस वक्त दिल्ली का राजा कौन था, जिसको आखिरी हिंदू राजा बोला जाता है इस देश का, दिल्ली का, स्पेशली नॉर्थ इंडिया का, ठीक है। तो वो आपको पढ़ना है कि वो किसको हरा के जीते, उन्होंने किसको हराया, वो आपको पढ़ना जरूरी है, क्योंकि उनके एडमिनिस्ट्रेशन और उनका जो किंगडम था उसके ऊपर डायरेक्ट क्वेश्चन आता है। ये आरएएस है, ये बहुत बहुत ज्यादा अंदर घुस के क्वेश्चंस पूछते हैं, ठीक है। ओके, औरंगजेब हो गया। औरंगजेब की डेथ हो जाती है 1707 अप्रैल में, बढ़िया, ओके, हो गई डेथ। इसके बाद में आपकी शुरू होती है मॉडर्न हिस्ट्री। ऑफिशियली अनऑफिशियली अपन मानते हैं कि मॉडर्न हिस्ट्री आपकी शुरू हो रही है व्हेन औरंगजेब लीव्स द कंट्री, द अर्थ, द वर्ल्ड, जो भी बोलना चाहो, ठीक है। यहां से आपको शुरू करना है ब्रिटिश एरा पढ़ना, लेकिन ब्रिटिश एरा से पहले ऑलरेडी इंडिया में पोर्चुगीज आ गए थे, उनकी पहली फैक्ट्री 1499 में इंडिया में स्टेब्लिश हो गई थी, तो ये ओवरलैप हो गया। लेकिन वो पॉइंट्स आपके लिए बहुत कुछ ही फैक्ट्स हैं जो आपको लर्न करने हैं, बहुत 4-5 फैक्ट्स ही हैं जो आपको लर्न करने हैं। पहली फैक्ट्री कहाँ थी, पहली फोर्टिफाइड फैक्ट्री कहाँ थी, कौन सा चार्टर साइन हुआ था कि उनको अधिकार मिला कि वो इंडिया में आके अपनी फैक्ट्री लगा सकें, उस फैक्ट्री के दौरान या उस फैक्ट्री के लगने के बाद में कोई बैटल्स अगर हुई हैं तो वो आपको पढ़नी है, किससे हुई है वो आपको पढ़नी है, लोकेशन क्या है, लोकेशन, ये सब कुछ आपको इंडिया के मैप के ऊपर पढ़ना है। इंडिया का मैप आपके लिए जरूरी है। जब आप ये लोगों को पढ़ रहे होंगे ना, तो यहाँ पर आपने एक चीज और देखी होगी कि इन्होंने कोई नया फोर्ट बनाया है, कोई नया पैलेस बनाया है, वो आपको पढ़ना है, ठीक है। और कौन से किंग की कौन सी कैपिटल थी, इनकी कैपिटल दिल्ली थी, नाम से ही पता चल रहा है दिल्ली सल्तनत है, ठीक है ना। तो आज की जो पुरानी दिल्ली वाला इलाका है ना, रेड फोर्ट वगैरह के आसपास वाला जो इलाका है, यहाँ ये लोग वहीं पर कॉन्सेंट्रेटेड थे, ठीक है। और बाद में शायद इब्राहिम लोधी था, उसके पास तो इतना सा एरिया था रूल करने के लिए कि जो दिल्ली का जो एयरपोर्ट है ना, पालम एयरपोर्ट, वो भी इसके कंट्रोल में नहीं था, उस किंग के कंट्रोल में नहीं था। तो इतना छोटा सा एरिया है, और इसीलिए मैं बोल रही थी कि फॉर्चुनेटली या अनफॉर्चुनेटली हमारे लिए हमें हिस्ट्री इतनी ही बताई है और यही बताई है, इट्स वेरी बैड, पर ठीक है। ये अपन ने पढ़ लिया, मॉडर्न हिस्ट्री स्टार्ट कर दी। इन मिडिल हिस्ट्री में एक चीज और ध्यान रखनी है, विजयनगर एम्पायर, बहमानी एम्पायर,
बीजापुर, ये सब पॉइंट्स मैं डायनेस्टीज के ले रही हूँ, इनके साथ में ही चल रहे हैं। औरंगजेब ने साउथ पे कंट्रोल करने के लिए कौन कौन से किंग्स के साथ में बैटल किया था, यहीं पर आपकी मराठा डायनेस्टी आ जाएगी। छत्रपति शिवाजी महाराज के साथ में जो बैटल्स हुए थे वो भी आएंगे, संभाजी महाराज के साथ में जो बैटल्स हुए थे वो भी आएंगे, ये साथ में चलेगा। तो जब आप ये वाले पॉइंट्स पढ़ रहे होगे ना, तो उसके साथ में ही वो डायनेस्टीज चल रही हैं, साथ में ही पढ़ना है। अगेन मैप्स के साथ में पढ़ना है, ठीक है। इनकी मेजर कैपिटल्स, मेजर फोर्ट्स कौन से थे, मेजर बैटल्स कौन से हुए, इन्होंने कोई बड़ा टेम्पल अगर बनाया है, इन्होंने कोई बड़ा मॉस्क अगर बनाया है, ठीक है। जैसे आप शाहजहां पढ़ोगे ना तो ताजमहल आएगा, पीकॉक थ्रोन आएगा, लेकिन बहुत सारे मॉस्क भी हैं, ठीक है। औरंगजेब पढ़ोगे तो बीबी का मकबरा भी आएगा, जो बहुत ही भद्दी दिखने वाली बिल्डिंग है, बट है, क्या कर सकते हैं, ठीक है। ये सब आपको पढ़ना है, ये सब आप, और ये ना सोच के लग रहा है कि इतना जब आप किसी एक राजा को उठाओगे ना तो उस राजा के साथ में ऑलरेडी ये सारी चीजें आ जाएंगी, तो एक साथ ही पढ़ के निकाल देना है, ठीक है। मॉडर्न हिस्ट्री आपको पता है क्या करना है। औरंगजेब की डेथ हो गई है, ब्रिटिश आ चुके हैं इंडिया में, ब्रिटिश के साथ में कौन कौन से बैटल्स हुए, मराठा के साथ में बैटल्स हुए, सिख्स के साथ में बैटल हुए। जब आप यहाँ पर सिख पढ़ रहे होंगे ना तो इनके मिसल्स होते हैं, क्या होते हैं, इनको मिसल बोलते हैं या मिसाल बोलते हैं, मुझे नहीं पता हिंदी में, बट मैंने इंग्लिश में ही पढ़ा है तो इसको मैं तो मिसल्स ही बोल के याद करती थी, ठीक है। तो सिख, जब आप सिख रूलर्स के बारे में पढ़ रहे होंगे पंजाब के, तो आपको मिसल साथ में ही पढ़ने हैं, है ना। जैसे महाराजा रणजीत सिंह हैं, तो इनकी जो कौन सी मिसल है, ठीक है, कब आई, किसने स्टेब्लिश करी, ये सब आपको पढ़ने हैं। सिख पढ़ोगे तो सिख गुरु भी पढ़ोगे, तो आपको दशमेश गुरु एक साथ पढ़ डालने हैं, है ना। किसने स्टेब्लिश किया, गुरु नानक देव जी ने, ठीक है। और इनकी बुक का क्या नाम है, गुरु ग्रंथ साहिब। तो ये आपको सब एक साथ पढ़ना है, ये अलग अलग नहीं करना है, सीक्वेंस चलती जाएगी, स्टोरी बनती जाएगी, और उसी स्टोरी को आपको नोट्स में पढ़ना है। ये हो गई आपकी हिस्ट्री। मॉडर्न हिस्ट्री, एंशिएंट हिस्ट्री बता दिया मैंने, मिडिवल हिस्ट्री 70 to 100 आवर्स। मॉडर्न हिस्ट्री में जब आप 1857 पे आओगे ना, हाँ, जब आप 1857 पे आओगे तो आपको पढ़ना है रिवोल्ट, और उसके बाद में आपको पढ़ना है इंडियन नेशनल कांग्रेस का एस्टेब्लिशमेंट। इंडियन नेशनल कांग्रेस का एस्टेब्लिशमेंट के बाद में इनकी होती थी ईयरली मीटिंग्स, जिसको ये बोलते थे कांग्रेस सेशन, है ना, कांग्रेस के, ये आज भी होते हैं। इन सेशंस में किस टॉपिक पे बात होती थी, इनका क्या एजेंडा होता था, और इस एजेंडे को कौन प्रिसाइड करता था, इन मीटिंग्स का प्रेसिडेंट कौन होता था। कांग्रेस का यही रोल है, आपको इतना ही पढ़ना है। इसके बाद में आपका शुरू होएगा इंडियन नेशनल मूवमेंट। ये आपके डायरेक्ट सिलेबस के टॉपिक्स हैं, इसलिए मैं इनको एक्सक्लूसिवली समझा रही हूँ, मैं हिस्ट्री आपको एक्सक्लूसिवली समझा रही हूँ। यही पैटर्न आपको दूसरे सब्जेक्ट्स में भी फॉलो करना है। इंडियन नेशनल मूवमेंट है, इंडियन नेशनल मूवमेंट में कांग्रेस ने स्टार्ट किया, राइट, मतलब हिस्टोरिकली अपन यही मानते हैं, बाकी इंडिपेंडेंटली भी बहुत सारे लोग बहुत कुछ कर रहे थे देश के लिए, ठीक है। इंडियन नेशनल मूवमेंट में आपको एक तो इनसाइड कांग्रेस क्या चल रहा है और आउटसाइड कांग्रेस क्या चल रहा है, दो भागों में डिवाइड कर लो। और तरीका यही है, याद तभी होएगा वरना याद नहीं होगा, ठीक है ना। वो सब एक साथ कुछ ना कुछ कर रहे थे तो वो बहुत हौच पौच हो जाता है, पॉसिबल नहीं होगा लर्न करना। इनसाइड कांग्रेस आपको पता है मॉडरेट्स थे और एक्सट्रीमिस्ट्स थे, मॉडरेट्स एंड एक्सट्रीमिस्ट्स। और आउटसाइड कांग्रेस बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशंस थे, भगत सिंह वाला ऑर्गेनाइजेशन है, चंद्रशेखर आजाद वाला ऑर्गेनाइजेशन है, हिंदू महासभा है, ये सब यहाँ पर हैं। आउटसाइड कांग्रेस आपको अलग से पढ़ने हैं। इन ऑर्गेनाइजेशंस के अलावा मूवमेंट्स थे, जैसे पीजेंट मूवमेंट था, है ना, बिरसा मुंडा का पीजेंट मूवमेंट है। ये आपको सारे के सारे मूवमेंट्स आउटसाइड कांग्रेस, लिस्ट बनाओ, ईयर लिखो, उनका क्या रिजल्ट रहा वो लिखो। और अगर ईयर्स, जैसे गदर मूवमेंट है ना, गदर पार्टी थी, तो गदर पार्टी कहाँ एस्टेब्लिश हुई थी, इंडिया से बाहर एस्टेब्लिश हुई थी, मैं इतना ही बता रही हूँ सिर्फ। तो गदर पार्टी कहाँ एस्टेब्लिश हुई, कब एस्टेब्लिश हुई, किसने एस्टेब्लिश करी, ये तो आपका एक फैक्ट हो गया। गुड। क्या इन्होंने कोई ऐसी एक्टिविटी करी जो वर्थवाइल है पढ़ना, वो आपको फिर नेक्स्ट पॉइंट उसी के अंदर लिखना है, ठीक है। तो यहां पर थोड़ा सा आपको मेहनत ज्यादा करनी है, क्योंकि ये इंडिपेंडेंट टॉपिक्स हैं। ये आपको सीक्वेंस वाइज एक ही जगह मिल जाएंगे। नरम दल और गरम दल के नाम से ही बोलते थे इनको, है ना, मॉडरेट्स एंड एक्सट्रीमिस्ट्स। इनका क्या काम होता था, कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क को यूज करके एक तरह से मतलब अमेंडमेंट्स लाना, ब्रिटिश रूल को चेंज करने की कोशिश कर रहे थे उन्हीं का दिया हुआ कॉन्स्टिट्यूशन यूज करके, ठीक है। ये लोग लेजिस्लेचर में, उस वक्त जो लेजिस्लेचर थी, मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेचर अलोंग विद द वाइसरॉय ऑफ इंडिया, उनके साथ मिलकर कुछ ना कुछ चेंज कर रहे थे, और ये लोग बाहर से कर रहे थे। इस दौरान कौन कौन सी बुक्स लिखी गई, इसकी अब एक अलग लिस्ट लिखो। बुक्स किसने लिखी, ऑथर्स उनके,
इसमें कुछ एक्सट्रीमली फेमस थे, जैसे गांधी ने जो बुक्स लिखी, रविंद्रनाथ टैगोर ने जो बुक्स लिखी, ये बहुत एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स हैं। दादा भाई नौरोजी ने कोई बुक्स लिखी हैं, सावरकर ने कोई बुक्स लिखी हैं, पंडित नेहरू ने कोई बुक्स लिखी हैं, ये अलग एग्जांपल्स हैं आपके, ये आपको अलग से पढ़ने हैं। लेकिन ये लिस्ट आपके पास होनी चाहिए, कम से कम 40 से 50 बुक्स की एक लिस्ट है। इन्हीं बुक्स के साथ में आपको न्यूज़पेपर्स पढ़ने हैं। आज के न्यूज़पेपर्स नहीं, वो न्यूज़पेपर्स तब जो छपते थे, और उन न्यूज़पेपर्स को कौन पब्लिश करता था, किसने वो न्यूज़पेपर स्टार्ट किए, पंजाब केसरी उस टाइम का ही है ना। उस टाइम अगर कोई ऐसा फेस्टिवल स्टार्ट हो, जैसे गणपति है, गणपति विसर्जन वगैरह, गणपति स्थापना वाला जो फेस्टिवल है उसको विसर्जन तक ले जाते हैं, ये एक फेस्टिवल इंडियन नेशनल मूवमेंट के टाइम ही स्टार्ट हुआ है ना। ये आपको तभी के साथ पढ़ना है। जब आप ईयर पढ़ रहे होंगे तो उसके साथ ही वो एक्टिविटीज साथ में पढ़नी है, वो साथ में ही डिस्प्ले होएगा, आपके नोट्स में साथ में ही आएगा, तो डरना नहीं है। लेकिन मैं वैरायटी बता रही हूँ कि आपको क्या क्या कवर करना है। ये आपके हो गए राजस्थान और इंडियन हिस्ट्री, ठीक है। उसके बाद में हिस्ट्री में थोड़ा सा, बहुत थोड़ा सा पोर्शन आपका वर्ल्ड हिस्ट्री का भी है, उससे डरना नहीं है। उसमें 5 चीजें पढ़नी है आपको। कौन कौन सी 5 चीजें? रेनेसा आपका फ्रेंच रेवोल्यूशन से स्टार्ट करना है ना। 1779, 1787 ऐसा ही कुछ ईयर है, ठीक है। लेट 1700s है, लेट 18th सेंचुरी, ओके। इसमें कुछ क्रिएटिव इंटरेस्टिंग कैरेक्टर्स हैं, जैसे रॉबेस्पियर हो गया, है ना, और उनकी क्या एक्टिविटीज थी, उन्होंने क्या क्या बुक्स लिखी, फ्रेंच रेवोल्यूशन के टाइम कौन सा किंग था जो फ्रांस को रूल कर रहा था, ठीक है, और वो रेवोल्यूशन हुआ क्यों। यही 2-3 पॉइंट्स पढ़ने हैं, ज्यादा नहीं पढ़ना है, ठीक है। इसी के ऊपर आपके डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस आते हैं कि फ्रेंच रेवोल्यूशन को हम आज के दुनिया में कैसे यूज कर रहे हैं, ठीक है। फ्रेंच रेवोल्यूशन ने दुनिया को कैसे शेप कर दिया, नेपोलियन बोनापार्टे वगैरह सब यही निकाल देना है आपको। फ्रांस को एक बार में पढ़ के निकालो, ठीक है, चाहे ईयर 1900s हो, चाहे ईयर 1700s हो, फ्रांस को एक बार में कंप्लीट करो। फिर आपको पढ़ना है अमेरिकन रेवोल्यूशन, इसको इंडिपेंडेंस लिखूं, अमेरिकन इंडिपेंडेंस, ठीक है। 250 साल हो गए हैं अमेरिकन इंडिपेंडेंस को, इंडिपेंडेंस, ठीक है। साथ में ही आपको पढ़ना है 2 चीजें अब आपको, जर्मनी यूनिफिकेशन एंड इटालियन यूनिफिकेशन, ओके। ये बहुत छोटे टॉपिक्स हैं, बहुत ही ज्यादा कम टाइम के टॉपिक्स हैं, 3-3, 4-4 घंटे में भी आपके हो जाएंगे कंप्लीट, और याद भी हो जाएंगे, है ना। ये इंटरेस्टिंग भी हैं क्योंकि इस टाइम जो एक्टिविटीज हुई थी वो इंटरेस्टिंग है, वो याद करने लायक हैं। ये 3 टॉपिक्स हो गए आपके, है ना, 1 2 3, डन है, बढ़िया। चौथा टॉपिक आपको पढ़ना है वर्ल्ड वॉर्स। इसमें 1 और 2 दोनों आ जाएंगे। जब आप वर्ल्ड वॉर्स पढ़ेंगे तो आप इसके साथ में, वर्ल्ड वॉर 1 के बाद में आया था लीग ऑफ नेशंस, कौन कौन से कंट्रीज इन्वॉल्व थे वर्ल्ड वॉर में, वर्ल्ड वॉर को ट्रिगर किसने किया, है ना। आर्च ड्यूक फर्डिनांड को गोली मार दी थी, ये ट्रिगर था वर्ल्ड वॉर 1 का। वर्ल्ड वॉर 2 का क्या ट्रिगर था, हिटलर ने पोलैंड के ऊपर चढ़ाई कर दी थी, जबकि यूके के प्राइम मिनिस्टर और हिटलर के बीच में ये डील हुई थी कि आप पोलैंड को नहीं हाथ लगाओगे, तो यूके के प्राइम मिनिस्टर ने लंदन लैंड नहीं किया, उससे पहले पोलैंड पे चढ़ाई कर दी हिटलर ने। ही वाज अ कैरेक्टर। तो लीग ऑफ नेशंस वर्ल्ड वॉर 1 के बाद में आया। जब वर्ल्ड वॉर 2 हुआ, इसका मतलब लीग ऑफ नेशंस फेल हो गया, तो क्या आया, यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन आया, जो ऑनेस्टली बताऊं यूनाइटेड नेशंस भी फेल ही हो गया है। वर्ल्ड वॉर ही नहीं हुआ तो क्या हो गया, मतलब इस वक्त पूरा आधे ज्यादा वर्ल्ड तो वैसे ही वॉर में है, ठीक है। तो वर्ल्ड वॉर 2 खत्म हो, वर्ल्ड वॉर 2 स्टार्ट होता है, यूनाइटेड नेशंस आता है वर्ल्ड वॉर 2 के खत्म होने पर, ठीक है। ये आपको पढ़ने हैं। यूनाइटेड नेशंस की जो जनरल वो है असेंबली है, नहीं, जनरल असेंबली है वो, और यूनाइटेड नेशंस की जो परमानेंट 5 मेंबर्स हैं वो। यूनाइटेड नेशंस का बेसिक स्ट्रक्चर यहीं पढ़ लो, यहीं याद कर लो, यहीं खत्म कर लो, इसको करंट अफेयर्स में अलग से मत उठाओ। करंट अफेयर्स में ऑलरेडी यूनाइटेड नेशंस टॉपिक्स में आएगा। जैसे ट्रेड के ऊपर कोई करंट अफेयर्स की न्यूज आई है तो आप WTO के हिसाब से वैसे भी पढ़ोगे, है ना। पाकिस्तान के ऊपर IMF लोन पे लोन बरसा रहा है, पता नहीं क्या ही प्रेम है उस एक कंट्री से, पागलों से। तो अब उसका क्या प्रॉब्लम है, अब आपको वहां पर इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड और वर्ल्ड बैंक पढ़ना ही पढ़ना है ना। तो कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जो ऑलरेडी करंट अफेयर्स में आप कवर करोगे, लेकिन हिस्टोरिकली जो मेन टॉपिक्स हैं वो यही निकालो, डन। और लास्ट में 5th टॉपिक है कोल्ड वॉर एंड आफ्टर इफेक्ट्स। तो कोल्ड वॉर USSR और USA के बीच में चला, क्यों हुआ, उसका क्या असर पड़ा, और जब कोल्ड वॉर खत्म हुआ, यानी कि जब USSR डिसइंटीग्रेट होकर यूगोस्लाविया और रशिया और ये सब में डिवाइड हो गया ना, बल्कनाइजेशन ऑफ USSR,
ये आपको कोल्ड वॉर के बाद में पढ़ना है और उसका क्या आज असर पड़ रहा है। आधे पेज के टॉपिक्स हैं, कुछ नहीं है इनमें दम, लेकिन आपको आइडिया होना चाहिए ताकि जब डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन वर्ल्ड हिस्ट्री में से कोई बनता है, आता है आपके पास में, तो आप एटलीस्ट आइडिया होगा तो उसको डील कर पाओगे, है ना। डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन कभी भी आपसे फैक्ट्स नहीं पूछेगा। डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस आपकी लॉजिकल रीजनिंग जो है, आपकी एबिलिटी टू आंसर एनी क्वेश्चन, आपकी ओपिनियंस, इनको पूछेंगे। ठीक है, हिस्ट्री कंप्लीट हो गई, बहुत सुंदर। वापस आए, कहाँ थे अपन? ओके, हिस्ट्री को दे दिया अपन ने टोटल, राजस्थान हिस्ट्री को 250 घंटे दिए, इंडियन हिस्ट्री को अपन ने 100 घंटे दिए, और वर्ल्ड हिस्ट्री को अपन, मैं मानती हूँ कि 25 से 30 घंटों में वर्ल्ड हिस्ट्री कंप्लीट हो जानी चाहिए। उससे ज्यादा अगर आपको टाइम लग रहा है तो उसको, अगर आपके पास में बाद में टाइम बचता है ना, तो ही अप्रोच करो, वरना अप्रोच मत करो, वरना एक बार उसको ब्रेक छोड़ दो, वहीं छोड़ दो। ठीक है, क्योंकि आपके दूसरे सब्जेक्ट्स जो हैं वो और स्कोरिंग सब्जेक्ट्स हैं, वहां ध्यान देंगे अपन। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। ओके, आपका ज्योग्राफी भी नेक्स्ट टॉपिक है, राइट? सेम चीज, 3 टाइम पीरियड में डिवाइड कर देंगे अपन। राजस्थान, इंडिया एंड वर्ल्ड। वर्ल्ड की ज्योग्राफी 15 से 20 घंटे, 20 घंटे में मैक्स मानती हूं। मैं बताती हूँ कि इतना कम टाइम क्यों दे रही हूँ। इंडियन ज्योग्राफी ज्यादा से ज्यादा 50 से 70 घंटे, क्यों कम टाइम दे रही हूँ मैं बताती हूँ आपको। राजस्थान ज्योग्राफी आपको 100 से 150 घंटे देने हैं, क्योंकि, और ये कम टाइम है ना, ये कम टाइम क्यों है? क्योंकि इसके अंदर आने वाली लोकेशंस जो हैं चीजों की, फोर्ट्स की लोकेशन आपने पढ़ ली, पैलेसेस की लोकेशंस आपने पढ़ ली, वेजिटेशन, ये सब कुछ आप राजस्थान की हिस्ट्री में कवर कर रहे हैं। मैंने आपको बताया था वो सारे टॉपिक्स आप मैप्स के साथ में पढ़ो। ठीक है, यहां पर आपके पास में टॉपिक पढ़ने को बचेंगे कुछ ही, और वो तीनों के साथ में लागू होते हैं। आपकी बचेगी क्लाइमेटोलॉजी, आपकी बचेगी एग्रीकल्चर, आपकी बचेगी ओशनोग्राफी, जो कि सिर्फ इंडियन और वर्ल्ड हिस्ट्री के साथ में लागू होता है। राजस्थान के साथ में ओशन नहीं लगता, तो ओशनोग्राफी लागू नहीं होती है। आपको पढ़ना है क्लाइमेटोलॉजी, पढ़ोगे तो इसी में वेदर पैटर्न्स भी पढ़ोगे। ठीक है, यहां पर आपको एग्रीकल्चर पढ़ लिया अपन ने, अब अपन को पढ़ना है नेचुरल रिसोर्सेस। और नेचुरल रिसोर्सेज और एग्रीकल्चर के साथ में अपन को पढ़ने हैं इंडस्ट्री, और आपकी ज्योग्राफी कंप्लीट हो गई। इतना ही है, ज्योग्राफी में ज्यादा दम नहीं है। ठीक है, वो इतनी मोटी मोटी बुक्स आती हैं, डर लगता है पता नहीं क्या चीज लिखी हुई है, ऐसी कुछ नहीं है, सब मजाक कर रहे हैं। ज्योग्राफी यही होती है, इसके बाहर कुछ नहीं होता है, इसी से रिलेटेड टॉपिक्स होते हैं। क्लाइमेटोलॉजी में आपने वेदर पैटर्न्स पढ़ लिए, है ना, वेदर का क्लासिफिकेशन पढ़ लिया। यहीं पर आप राजस्थान के लिए पढ़ रहे हैं तो मॉनसून पढ़ लिया। ठीक है, राजस्थान की हिस्ट्री के दौरान जो आपने मैप्स यूज करे थे, वहीं पर आप रिवर्स पढ़ चुके हैं, वहीं पर आप उनके फॉरेस्ट पढ़ चुके हैं, वहीं पर आप उनके पैलेसेस की लोकेशंस पढ़ चुके हैं, फोर्ट्स पढ़ चुके हैं, नेचुरल रिसोर्सेज भी पढ़ लिए आपने साथ में ही। यहाँ पर एक तरह से रिविजन रहेगा आपके इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से। ये टॉपिक्स थोड़े से आपको मेहनत मांगेंगे, लेकिन अगर पोजीशंस पढ़ चुके हो तो फिर वो भी 10 से 12 घंटे आपके माइनस हो गए आराम से। ठीक है, ये पढ़ोगे तो बहुत ही ब्रिलियंट बुक है, जीसी लियोंग करके, पतली, बहुत पतली सी बुक है। इट्स लाइक कितना 150 200 पेज भी नहीं होंगे। जीसी लियोंग है, अच्छी बुक है। एनसीईआरटीज बहुत अच्छी हैं। राजस्थान बोर्ड की मैंने पर्सनली बुक्स देखी नहीं है कि इंडियन हिस्ट्री कैसे कवर करते हैं। राजस्थान हिस्ट्री तो बहुत अच्छी कवर करते हैं, लेकिन इंडियन हिस्ट्री कितनी कवर करते हैं, कैसी कवर करते हैं, मुझे नहीं पता। तो एनसीईआरटी फ्री में अवेलेबल है भारत सरकार की वेबसाइट्स पे, है ना। मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन की वेबसाइट पे जाओगे, फ्री में आपको एनसीईआरटी मिल जाएंगी। वो स्मृति ईरानी करके गई थी अपने टाइम पे, ये काम बढ़िया काम था। ठीक है, एक काम तो बहुत ही बढ़िया था। वहां से एनसीईआरटी मिल जाएंगी। अगर आप चाहते हो कि बुक में इन्वेस्ट करना है तो जीसी लियोंग के अलावा बुक मत लो, है ना। अच्छी बुक है, पतली बुक है, सस्ती बुक है। वो भी इन्वेस्ट नहीं करना है तो जो कोचिंग का स्टडी मटेरियल है इंडियन हिस्ट्री के लिए, वो मोर देन, वो उसमें ज्यादा ही है, बल्कि इतना भी नहीं है, इससे तो बहुत ज्यादा है, इतना ही काम आएगा आपके। ठीक है, वर्ल्ड हिस्ट्री सेम इसी पैटर्न पे पढ़ना है। यहां पर एक चीज आपकी ऐड हो जाएगी, कौन सी? आपका जो ग्लोब का जो डिवीजन है ना, ग्लोब हिस्ट्री जो है ना, GLOBE, ग्लोब हिस्ट्री, सॉरी, ग्लोब ज्योग्राफी जो होती है ना, वो आपकी ऐड हो जाएगी यहाँ पे। कैसे? एक ग्लोब बताएंगे, एक ग्लोब बनेगा ऐसा। ठीक है, ये होती है आपकी इक्वेटर, ये होती है आपकी ट्रॉपिक ऑफ ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, कर्क रेखा, ये होती है आपकी मकर रेखा, कैप्रिकॉन। ठीक है ना, ये होती है आपकी पोलर लाइंस। ये 90 डिग्री के, यहाँ पर 90 डिग्री पे आपके पोल्स हैं। ठीक है, मैग्नेटिक पोल्स की बात नहीं कर रही हूँ, जो अपने कॉमनली पोल्स की अपन को जानकारी है उसी की बात कर रही हूँ। यहाँ पर विंड मूवमेंट्स कैसा होता है? एक कोरियोलिस फोर्स करके नाम होता है, मुझे सच में नहीं पता कि कोरियोलिस की स्पेलिंग सही है या नहीं है। एक कोरियोलिस फोर्स करके एक टॉपिक है, आपको पढ़ना है।
वो आपके ओशन करंट्स को भी अफेक्ट करता है और इस ग्लोब के ऊपर जो आपकी विंड्स का डायरेक्शन है वो भी इफेक्ट होता है। ये आपको एक साथ पढ़ने हैं। ये एक टॉपिक है जो थोड़ा सा आपको डिफरेंटली पढ़ना है। यहां पर ही आपके कोल्ड और वार्म फ्रंट्स भी होंगे, यहीं पर आपको ट्रेड विंड्स भी पढ़नी है। ये आपको 2 से 4 घंटे एक साथ लगाने हैं और वो एक बार में लगा दोगे ना तो ज्यादा बेटर है, सिर्फ इसी टॉपिक के लिए। इससे बहुत कुछ वेदर समझ में आ जाएगा। तो जो यहाँ पर अपन ने, मैंने यहाँ पर वेदर कहाँ गया, हाँ क्लाइमेटोलॉजी लिखी है ना, इसमें जो वेदर वाला सेक्शन है ना इंडिया और वर्ल्ड का, वो आपको यहाँ हेल्प मिल जाएगी, वहां 2 से 4 घंटे लगा दोगे तो। ठीक है, ज्योग्राफी डिवाइड हो गया। इसके अलावा अब आपके पास में है इकोनॉमिक्स। राजस्थान इकोनॉमिक्स हो गई और इंडियन इकोनॉमी हो गई। वर्ल्ड इकोनॉमिक्स से हमें कोई खास मतलब नहीं है। वर्ल्ड इकोनॉमिक्स आपको सिर्फ करंट के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़नी है। करंट अफेयर्स इकोनॉमिक्स से रिलेटेड जो हैं वो इनफ है। वर्ल्ड इकोनॉमी को और कोई मतलब नहीं है खास उससे। ठीक है, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन ये सब आप ऑलरेडी मॉडर्न हिस्ट्री, वर्ल्ड हिस्ट्री में पढ़ लोगे। ठीक है, राइट। मैं एक टॉपिक और बताना चाहती थी जो कि मैं बताना यहां भूल गई। ओके, इकोनॉमी और क्या क्या है अपने सब्जेक्ट्स, मैनेजमेंट है, सोशियोलॉजी है, स्पोर्ट्स है, लॉ है, योगा है, और क्या है, एथिक्स है। एथिक्स को कौन टाइम देता है पढ़ने में, इतनी आइडियलिज्म सबके माइंड में होती है कि किस सिचुएशन में क्या किया जाए। ठीक है, अब मैं आपको बता देती हूँ कितने महीने क्या पढ़ना है। अभी से स्टार्ट करोगे तो 1 to 2 मंथ्स में आपको कोर सब्जेक्ट्स निकालने हैं, 3 खत्म करने हैं। इनका सिलेबस आपको कवर करना है। सॉरी, हिस्ट्री एक तो आपको करना है हिस्ट्री, इसमें राजस्थान, वर्ल्ड और इंडियन हिस्ट्री कवर करो। ठीक है ना, 1 to 2 मंथ्स। यस, इसी में आपको करना है इकोनॉमिक्स और यहीं पर आपको करना है ज्योग्राफी। यहाँ पर कोर्स सब्जेक्ट्स की जो बेसिक नॉलेज है आपको आनी चाहिए, जो अभी तक मैंने बताया ना सारा, वो सब कुछ आपको इन 2 महीने में, 2.5 महीने मैक्सिमम में कवर कर लेना है। ठीक है, फिर आपको जब 2 to 4 मंथ्स होंगे, मैंने 6 महीने का प्लान बताने के लिए बोला था ना, ये वही 6 महीने हैं। 2 से 4 महीनों में अब आप इन कोर टॉपिक्स की डीप डाइव करेंगे और ऐड करेंगे एटलीस्ट 2 हफ्ते आपके मैनेजमेंट, सोशियोलॉजी, स्पोर्ट्स जो कि आपके करंट अफेयर्स के सेक्शन में कवर होगा, लॉ और योगा, एडमिनिस्ट्रेशन, और एक मैंने बहुत मेन सब्जेक्ट छोड़ दिया है। क्या है वो? है पॉलिटी। पॉलिटी को इंडिपेंडेंटली 1.5 महीना चाहिए, 150 डेज, सॉरी 45 to 50 डेज चाहिए। अब ये 45 to 50 डेज आप बीच में निकालते हैं, करंट अफेयर्स के सेक्शन में से निकालते हैं जो 2 से 4 महीने का चलेगा, या फिर आप इसको लास्ट में पढ़ना चाहते हैं, इसको टाइम लगेगा। क्यों? क्योंकि ज्यादातर स्टूडेंट्स के लिए पॉलिटी फ्रेंडली टॉपिक नहीं है। ठीक है, अगर आप साइंस के स्टूडेंट्स हैं तो आप पॉलिटी को नहीं जानते। अगर आप आर्ट्स के स्टूडेंट हैं और आपने पॉलिटिकल साइंस या पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन सब्जेक्ट नहीं लिया था तो आप पॉलिटी को नहीं जानते हैं। अगर आप कॉमर्स के स्टूडेंट हैं तो आपको पॉलिटी की स्पेलिंग भी पहली बार मैं ही बताऊंगी। ठीक है, पॉलिटी मेरे जैसे स्टूडेंट्स के लिए पॉलिटी बहुत नया था। ठीक है, आई एम फेयरली डिसेंट इन पॉलिटी, बट जब मैंने पढ़ना स्टार्ट किया था ना, आई वाज लाइक क्या हो रहा है ये, क्यों है ये ऐसा सब कुछ। ठीक है, सो पॉलिटी को आपको इतना टाइम चाहिए। इसके अलावा मैंने एक टॉपिक छोड़ा है, वो है साइंस एंड टेक। साइंस एंड टेक की एक बुक आती है लूसेंट करके, है ना, लूसेंट की साइंस एंड टेक्नोलॉजी की बुक आती है। बड़ी है लेकिन पतली बुक है, 1/2 इंच मोटी बुक है। इसमें आपके फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो वाले जो टॉपिक्स हैं वो कवर होंगे, है ना। एनवायरमेंट वाले जो टॉपिक्स हैं, इकोलॉजिकल एनवायरमेंट, ज्योग्राफी के साथ में मत पढ़ो, साइंस के साथ में पढ़ो। क्यों? एक तो इसमें करंट अफेयर्स का पार्ट है और दूसरा क्लाइमेट चेंज वाले जो पोर्शन होता है ना, वो साइंस के साथ में ज्यादा लागू होता है। इसी में आपका टेक्नोलॉजी का पोर्शन भी आएगा, जो आजकल एआई की न्यूज आती हैं वो, आपका इसरो की न्यूज आती हैं वो, आपका डीआरडीओ का जो पोर्शन है सारा वो, ये सब कुछ साइंस एंड टेक्नोलॉजी में आएगा। इसको चाहिए कम से कम नहीं तो 100 से 150 घंटे। और मेरा पर्सनल ओपिनियन है कि इसको आप जो अपना 5th to 6th मंथ होगा ना, उसमें करो जब आप दूसरे सब्जेक्ट्स को रिवाइज कर रहे होगे। ठीक है, करंट अफेयर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से भी, और कोर सब्जेक्ट्स का जो कोर मटेरियल है ना, जो आपका बुक नॉलेज है, वो भी यहीं पर रिवाइज होगा। ठीक है, और यहां पर आप करेंगे अब स्टार्ट मॉक टेस्ट्स, राइटिंग वाले भी और एमसीक्यूज भी। एमसीक्यूज स्पेशली 6th मंथ में, जब आपके एग्जाम में 20-25 दिन होंगे, मैक्सिमम 25 दिन, तब आपको एमसीक्यूज निकालने हैं रोज के एटलीस्ट 2।
एटलीस्ट, ठीक है ना, एटलीस्ट। और ऐसा नहीं कि बस अपन ने 2 पेपर अपन ने मॉक टेस्ट सॉल्व कर लिए और बस अपना काम हो गया, नहीं, उनका एनालिसिस जरूरी है। वो एनालिसिस आप साथ में यही करेंगे रोज का। और इम्प्रूवमेंट अगर नहीं आता है तो जिस टॉपिक में इम्प्रूवमेंट नहीं आ रहा है, अभी भी 20-25 दिन बचे हैं, वो टॉपिक फिर से निकालो, थोड़ा सा ब्रशअप करो उसको। ये आपका स्टडी प्लान रहेगा। इसको आप डेली रूटीन में कैसे लाते हो, ये आपकी जिम्मेदारी है। मैं यहाँ बता दूंगी, ठीक है ना, कोई फायदा नहीं, मैं यहाँ बता दूंगी। 6 बजे उठो, 6:15 बजे ब्रश कर लो, 6:30 बजे तक आपको फ्रेश हो जाना है। 7 बजे किसी भी हालत में आपको बस एक दूध का गिलास पियो और पढ़ने बैठ जाओ, या कॉफी पियो, इफ यू लाइक कॉफी, टी पीते हो तो पी लो। नहीं होता, ठीक है ना। और मैं ऐसे टाइम पीरियड से गुजरी हुई हूँ जब मैंने हर तरीके का टाइम टेबल यूज किया है, नहीं होता। टॉपिक वाइज टाइम टेबल अगर डिवाइड कर लोगे, ये पॉसिबल है, और ये मैंने पॉसिबल करके दिखाया है। मेरी पर्सनल लाइफ में मैंने इसको यूज किया है एग्जाम्स के लिए, एंड आई हैव बीन फेयरली सक्सेसफुल इन माय लाइफ। ये चीज पॉसिबल है, ठीक है। इसीलिए मैंने घंटे दिए हैं, घंटे भी नहीं होते तो मैंने मंथ दिए हैं, मंथ के हिसाब से डिवाइड करो। ये भी आपको लगता है कि बहुत ज्यादा टाइम पीरियड है, कोई बात नहीं, वीक्स के हिसाब से डिवाइड करो। वीक्स 1 to 4 वीक्स, वीक 1 से लेकर वीक 4 आपको एटलीस्ट 1 महीना पॉलिटी को चाहिए। यहां मैंने पॉलिटी का करंट अफेयर्स भी बाय द वे साथ में लिया है, ठीक है। सिर्फ यही नहीं कि लक्ष्मीकांत ले लिया और बस रटना शुरू कर दिया, नहीं। जो आपके लिए रेलेवेंट है वो टॉपिक्स, एडमिनिस्ट्रेशन जो आपके लिए रेलेवेंट है वो टॉपिक्स पॉलिटी के साथ ही पढ़ोगे आप। ये आपको साथ में निकालने हैं। सोशियोलॉजी साथ में चलेगा क्योंकि इसमें डेमोग्राफी वगैरह आएंगी, सोशियो इकोनॉमिक पॉलिसीज आएंगी इकोनॉमी में, लेकिन आप इकोनॉमिक सर्वे और बजट दोनों एक साथ करोगे, चाहे उनकी रेलेवेंस सोशियोलॉजी पे हो या पॉलिटी पे हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। टॉपिक एक साथ एक बार में निकालने हैं, छोड़ना नहीं है। और ये सिलेबस कवर करना पॉसिबल है, मैंने कवर किया है। मैं पर्सनली जानती हूँ जिन्होंने 6 महीने के अंदर अंदर ये सिलेबस कवर किया है, और मैं उन्हीं की ट्रिक्स बता रही हूँ आपको, जो मैंने फॉलो की है, जो उन्होंने फॉलो करी है, और हमने ये करके दिखाया है, ठीक है। राइट, ये सिलेबस कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। राइटिंग प्रैक्टिस आपको आज से ही स्टार्ट करनी है, क्योंकि प्री आपने निकाला है, उसका रिजल्ट आने में और रिजल्ट के बाद में मेंस की डेट आने में इतना टाइम नहीं होता है कि आप प्रैक्टिस कर सको। राइटिंग प्रैक्टिस अब यहीं से स्टार्ट करनी है। एमसीक्यूज के जो मॉक टेस्ट होंगे वो फिर भी आप डिले कर सकते हो, उसके लिए पहले बेसिक नॉलेज जरूरी है। वो बेसिक नॉलेज आप लिख के साथ में याद कर सकते हो। नेक्स्ट क्लास में लेकर आऊंगी नोट्स कैसे बनाते हैं, और मैं टॉपिक्स बुक्स में से दिखा दिखा के बताऊंगी कि इस टॉपिक का ये डिस्क्रिप्शन है, इसको ज्यादा से ज्यादा इफेक्टिवली नोट्स में कैसे ट्रांसलेट करना है अपन को, और फिर रिवाइज कैसे कर सकते हैं, ठीक है। मंथ समझ में आए। मैं मान के चल रही हूँ कि अभी आज अगस्त खत्म हो गया, ठीक है ना, आज के दिन अगस्त खत्म हो गया है, तो आपके पास बचेगा सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, और मार्च और अप्रैल में हम ये मान के चल रहे हैं कि शायद प्री की डेट्स रिलीज हो जाएंगी। तो उसके बाद कितना टाइम बचता है, सिर्फ आप मॉक टेस्ट दे पाओगे इतना ही टाइम बचता है, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्लास में मिले, समझ में आया, थैंक यू।